हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी क्लासेस पे। मैं महक खान आपके लिए आज वीडियो लाई हूँ कौटिल्य के ऊपर। कौटिल्य के राज्य के सिद्धांत, ये है हमारा टॉपिक का नाम। बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का ये यूनिट है और हमारा पेपर का नाम रहेगा एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हम टॉपिक्स देख लेते हैं, हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो हम इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे। कौटिल्य का परिचय, देन हम पढ़ेंगे कौटिल्य के राज्य के सिद्धांत के कुछ प्रमुख पहलू, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही ज़्यादातर एग्जाम में आता है। तो जो ये 2 टॉपिक है इनको हम फर्स्ट वीडियो में ही कवर कर लेंगे, यानी इसी वीडियो में हम इन दोनों को कवर कर लेंगे। और जो बचा ये सेकंड टॉपिक है साप्तांग सिद्धांत, इसको हम सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौटिल्य का परिचय। यहाँ से हमारी जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो कौटिल्य हैं उन्हीं को चाणक्य कहा जाता है, एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विद्वान और राजनीतिक रणनीतिकार थे। ठीक है, तो ये दो इनकी स्पेशलिटीज हो गई हैं यहाँ पे, जिन्हें भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। वह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रहते थे और अपनी महान रचना अर्थशास्त्र के लिए जाना जाते थे। ठीक है, अर्थशास्त्र इनके द्वारा लिखी गई बुक है, तो इसके लिए ये जाने जाते थे। शासन कला और शासन अर्थव्यवस्था पर यह प्राचीन ग्रंथ राजनीति और प्रशासन की कला में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मौर्य साम्राज्य का कौटिल्य का प्रभाव, मौर्य साम्राज्य पर कौटिल्य का प्रभाव विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार के रूप में प्राचीन भारत में इस शक्तिशाली वंश के रूप के उदय में सहायक था। तो बेसिकली कौटिल्य जो हैं उनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ ये भारत एक बहुत बड़े विद्वान होने के साथ में राजनीतिक रणनीतिकार भी थे, यानी कि इनको राजनीति के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। ठीक है, और वो 4वीं शताब्दी के आसपास वो यहाँ रहते थे, और इनके द्वारा जो रची गई बुक है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर इन्होंने क्या लिखा है, शासन कला के बारे में लिखा है, शासन किस प्रकार से होना चाहिए ये लिखा है, और अर्थशास्त्र से रिलेटेड चीज़ें लिखी हैं। और ये जो कौटिल्य थे ये मौर्य साम्राज्य में ये एक मुख्य सलाहकार के रूप में थे, विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ठीक है, जब जो नंद वंश है उसको उखाड़ फेंकने से लेके मौर्य साम्राज्य के स्थापना तक कौटिल्य का बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है, इसलिए इनको कहा जाता है कि कौटिल्य के द्वारा ही इस शक्तिशाली वंश के उदय हो सका था। ठीक है, तो कौटिल्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हमारे हिस्ट्री में। तो आगे देख लेते हैं कौटिल्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो इन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंकने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। कौटिल्य की स्थायी विरासत में से एक राजनीति के प्रति उनका व्यवहारिक दृष्टिकोण है, जिसे अक्सर वास्तविक रणनीति के रूप में जाना जाता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जो कौटिल्य थे वो राजनीति, अर्थशास्त्र, इन चीज़ों में इतने ज़्यादा कुशलतापूर्वक अपना कार्य करते थे, इतने ज़्यादा इनका जो उसमें इंफॉर्मेशन था, जो नॉलेज थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि ये मतलब बहुत, क्या ही बताऊँ इनके बारे में, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे उस टाइम पे। अगर हम बोले राजनीति, तो सबसे पहले हम कौटिल्य का ही नाम लेते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति में चतुर कूटनीतियाँ, जासूसी और व्यवहारिक रणनीति के महत्व पर जोर दिया। जो इनका मेंटालिटी था ना वो बहुत ज़्यादा इतना तेज था कि वो हर चीज़ को सही तरीके से सोच सकते थे और एक ही चीज़ के वो कई पहलू निकाल सकते थे। इनका साप्तांग सिद्धांत, जो शासन काल होगा यहाँ पे, के साथ आवश्यक घटकों को रेखांकित करता है, शासन के अध्ययन में एक मूलभूत अवधारणा बनी हुई है। साप्तांग सिद्धांत क्या होता है? साप्तांग सिद्धांत में बेसिकली जो कौटिल्य हैं उनका ये कहना था कि एक राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए बेसिकली 7 चीज़ों की ज़रूरत होती है, 7 घटक होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट जो इसका पार्ट मैं बनाऊंगी। बट इन शॉर्ट आप इसको इतना समझ सकते हैं कि कौटिल्य द्वारा 7 घटक बताए गए थे एक राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए, उसी को साप्तांग सिद्धांत कहा जाता है।
आगे क्या लिखा है, कौटिल्य का कार्य आर्थिक नीतियों, सैनिक रणनीतियों, कराधान और कानून पर प्रकाश डालना है। ठीक है, आर्थिक नीति से आप समझ ही गए होंगे, जो हमारी ऐसी कुछ नीतियाँ जो हमारी आर्थिक रूप से मदद कर सकें। सैनिक रणनीतियाँ, सैनिक जो क्षेत्र होते हैं उसमें कुछ ऐसी नीतियाँ बनाना जिससे विजय प्राप्त हो सके। कराधान का मतलब होता है टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, टैक्स निर्धारित करना या टैक्स से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं उनको हम कराधान बोलते हैं। कानून भी आप समझ ही गए होंगे। इन चारों जो ये चार जो हैं एक राज्य को चलाने के लिए सबसे विशेष कार्य होते हैं। इन चारों को हैंडल करना, इन पर प्रकाश डालना जो था वो कौटिल्य के कार्य थे, जो उस समय के शासन और प्रशासन को एक व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऑब्वियसली ये तो मार्गदर्शन प्रदान करेंगे ही, क्यों? क्योंकि जो मेन जो चार काम होते हैं वो कौटिल्य द्वारा ही कराए जा रहे थे। शासन और शासन कला पर इनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और विद्वानों के लिए अध्ययन और प्रशंसा का विषय बने हुए हैं। ठीक है, तो वो देखिए वो कितने पहले के टाइम में एग्जिस्ट करते थे जो कौटिल्य थे, बट आज भी इनकी जो अर्थशास्त्र उसको पढ़ा जा रहा है, इनके बारे में पढ़ा जा रहा है, तो ऑब्वियसली इनमें कोई ना कोई तो बात होगी ना। विद्वानों के लिए अध्ययन और प्रशंसा का रीज़न बने हुए हैं आज की डेट में भी। संक्षेप में देखें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति और प्रशंसा की जटिलताओं में उनके गहन अध्ययन और व्यवहारिक दृष्टिकोण के तो राजनीति और शासन की जटिलताओं में उनके गहन अध्ययन और व्यवहारिक अंतर्दृष्टि के प्रमाण के रूप में खड़ा है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई है उसके अंदर क्या क्या मतलब हमें नॉलेज मिलती है। तो राजनीति और शासन की जटिलताओं को उन्होंने सही तरीके से अध्ययन करके और उसको सरल भाषा में लिखा है। उनके योगदान ने भारत की राजनीति विचार पर एक अमिट छाप छोड़ी है और विद्वान और उन नेताओं को समान रूप से प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा जो दी गई नॉलेज है वो उस डेट से लेके आज तक की डेट में इतनी प्रशंसा की जाती है उसकी, और बहुत ज़्यादा वो यूज़फुल है आज की डेट में भी, जिस वजह से वो आज भी लोगों द्वारा पढ़ी जा रही है और विद्वानों के लिए एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कौटिल्य के राज्य सिद्धांत के कुछ प्रमुख पहलू। ठीक है, जो हमें मेन टॉपिक पढ़ना था, राज्य के सिद्धांत, किस तरीके के कौटिल्य ने राज्य के सिद्धांत दिए हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट है इसमें राजशाही राज्य। तो कौटिल्य ने सरकार के एक राजशाही स्वरूप की वकालत करी है जहाँ पर एक ही शासक के पास संपूर्ण राज्य की शक्ति होती है। ठीक है, तो इसमें जो मेन जो पावर रहती है वो राजा के हाथ में रहती है और राज्य के निर्णय लेने और क्षेत्र के प्रशासन के लिए जिम्मेवारी केंद्रित होती है। ठीक है, तो इसमें बताया कि जो सबसे मेन पर्सन होना चाहिए वो राजा होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला जो राज्य का सिद्धांत है वो यहाँ पर खत्म होता है। सेकंड है धर्म और न्याय। तो कौटिल्य ने राज्य में धर्म और न्याय को महत्व पर जोर दिया है। इनका मानना था कि राजा का प्राथमिक कर्तव्य उसकी प्रजा के लिए न्याय सुनिश्चित करना और धर्म के सिद्धांतों पर कायम करना है। ठीक है, तो इनका ये मानना था कि राज्य का जो सबसे पहला कर्तव्य है वो है कि प्रजा के लिए न्याय सुनिश्चित करना, यानी कि वहाँ पे अन्याय नहीं होना चाहिए और सभी धर्म के जो सिद्धांत हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड राज्य सिद्धांत का पहलू। थर्ड है इसमें साप्तांग सिद्धांत। तो कौटिल्य ने साप्तांग सिद्धांत की अवधारणा पेश की जिसे शासन काल के साथ आवश्यक घटकों या अंगों की पहचान की। तो मैंने आपको साप्तांग सिद्धांत के बारे में पहले भी इन शॉर्ट बताया था। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। साप्तांग सिद्धांत बेसिकली होता क्या था, कौटिल्य द्वारा ये कहा गया था कि अगर एक राज्य को सही तरीके से चलाना है तो उसने राज्य के सभी कार्य को 7 अंगों में डिवाइड किया था। ठीक है, उसको कार्य भी बोल सकते हैं, बट मेनली उसने घटकों में डिवाइड किए थे कि अगर एक जो राज्य है उसके पास ये 7 चीज़ें हैं, 7 अंग हैं, तो वो राज्य बहुत अच्छे से चल सकता है। ठीक है,
तो इन घटकों में राजा, मंत्री, क्षेत्र, किलाबंदी, खजाना, कानून और गठबंधन शामिल थे। इन घटकों का प्रभावी प्रबंधन राज्य की स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण था। तो आप यहाँ से एक शॉर्टकट में सप्तांग सिद्धांतों को जान गए होंगे और इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा रियल पॉलिटिक। ठीक है, रियल पॉलिटिक क्या था? राजनीति के प्रति कौटिल्य का दृष्टिकोण व्यवहारिक था और अक्सर इसे रियल पॉलिटिक्स के रूप में जाना जाता है। तो रियल पॉलिटिक्स अगर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट, मतलब इंग्लिश में ही है खैर ये, तो अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखते हैं अपने तरीके से, रियल मतलब होता है कि मतलब असली, ठीक है, और पॉलिटिक्स यानी हो गया राजनीति। तो इनके हिसाब से असली राजनीति जो थी वो कौटिल्य के अंदर थी। कौटिल्य के लिए जो राजनीति थी ना वो बिल्कुल मतलब बोल सकते कि बच्चों के खेल के बराबर थी। तो इसलिए जो कौटिल्य की राजनीति थी उसको रियल पॉलिटिक्स कहा जाता था। आर्थिक दृष्टिकोण नेक्स्ट है हमारा। तो आर्थिक अर्थशास्त्र कराधान, व्यापार नियमों और कृषि प्रबंधन सहित आर्थिक नीतियों पर भी प्रकाश डालता है। कौटिल्य ने राज्य की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था की। ठीक है, तो जो वो हैं कौटिल्य, वो ये बोलते हैं कि अगर एक राज्य को सही से चलाना है तो उसकी जो वित्तीय स्थिरता है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और उसको अगर अच्छी नहीं है तो उसको अच्छा करना चाहिए। ऐसे नीतियाँ अपनानी चाहिए जिसमें उसमें बढ़ोतरी की जा सके, तभी एक राज्य समृद्ध हो सकता है। तो यहाँ पे आता है कानून और सजा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कानून और सजा। कौटिल्य ने एक न्यायपूर्ण कानूनी प्रणाली के महत्व पर जोर दिया। इन्होंने कानून के प्रशासन, न्यायाधीशों के भूमिका और गलत काम करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा की। ठीक है, तो कौटिल्य इतने ज़्यादा मतलब पॉलिटिक्स में ध्यान देते थे, इतने राजनीति के ये महान व्यक्ति थे, अर्थशास्त्र में भी इनका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा था, उसके बावजूद भी ये कानून और सज़ा के हक में थे। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक जो राज्य है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, न्यायाधीश की भूमिका को ये समझाते हैं कि वो सही ढंग से काम करना चाहिए, गलत काम करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यही है इनका ये पॉइंट। नेक्स्ट इनका आता है विदेश नीति और गठबंधन। ठीक है, तो ये गठबंधन क्या होता है ये चीज़ आप लोग जानते ही होंगे। हमारे पॉलिटिकल साइंस में बोलते हैं अगर गठबंधन का मतलब होता है कि अगर एक सरकार है वो बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती है तो दो या दो से अधिक सरकारें मिलकर गठबंधन करके फिर सत्ता स्थापित करती है। ठीक है, बट इसमें आप जो गठबंधन है उसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जैसे राज्य ए है, ठीक है, उसका जो फ्रेंडशिप है वो राज्य बी से है। ठीक है, तो युद्ध में भी वो दोनों ही साथ खड़े होंगे और अगर घर में कोई फंक्शन है, मतलब इनके जो राज्य है उसमें कोई फंक्शन है, अच्छी बुरी हर चीज़ में ये लोग साथ खड़े होंगे, तो एक तरीके से इनका एक गठबंधन हो गया। ठीक है, ये हर जगह पे साथ होंगे, तो इसी को ये लोग बोलते हैं कि ये गठबंधन वाली नीति हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हम समझ सकते हैं कि विदेश नीति और गठबंधन। तो कौटिल्य ने राज्य के हित की रक्षा में विदेश नीति और गठबंधन के महत्व को पहचाना। इन्होंने शासकों को कूटनीति से संकलन होने, गठबंधन बनाने और राज्य की रक्षा के लिए एक मजबूत सीमा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। यहाँ पे सीमा होगा, यहाँ पे सी रह गया। नेक्स्ट है हमारा प्रजा का कल्याण। वास्तविक राजनीति पर जोर देने के बावजूद कौटिल्य ने प्रजा के कल्याण के महत्व को पहचाना। इनका मानना था कि प्रजा की मजबूती के लिए समृद्ध राज्य की मजबूती के लिए प्रजा का समृद्ध और संतुष्ट जनता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें भी यही कहा गया है कि वो इतने बड़े रणनीतिकार थे, अर्थशास्त्री थे, उसके बाद भी कौटिल्य ने जो है वो प्रजा के सुख चैन की बात करी है कि इस प्रजा का कल्याण होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसी से देख सकते हैं कौटिल्य सिर्फ और सिर्फ अर्थशास्त्र में या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीति में ही नहीं, वो प्रजा के बारे में भी बहुत ध्यान रखते थे, उनके बारे में सोचते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। अब हम जो सप्तांग सिद्धांत है उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।